अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पबजी खेलने वाले नौमर बेटे ने अपनी वालिदा को, दो बहनों को और भाई को कत्ल कर दिया और ये वाक़या 19 जनवरी का है। और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पुलिस ने कोई 3-4 थेरीज़ पहले बनाई, उन पर इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद फिर पता चला कि एविडेंस का खुरा जो है वो घर से बाहर तो जा नहीं रहा। तो फिर क्या मसला है, जैन को इन्वेस्टिगेट किया गया। एफएससी उन्होंने की हुई है, उनकी वालिदा ने उनका एडमिशन जो है वो बैरून मुल्क करवा रखा था, कोई 60 लाख रुपए खर्च भी उस पर किया था। पुलिस स्टार्ट में समझी कि शायद ये प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मसाइल क्या हैं। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट अब तक किया है, एविडेंस पुलिस के पास जो है उसकी सेहत कैसी है, और इसको पकड़ने के लिए जैन को क्या किया गया। और जैन जो है स्किप होने की कोशिश जब कर रहे थे, एक जगह एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि ये शायद स्किप हो जाते। ये सारे मामला आपको दिखाते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किशोर साहब, उनके पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे पकड़ा गया कि ये कत्ल जो है उस जैन ने किए हैं और इसके पीछे इसकी क्या महरूमियाँ शामिल थी। सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे साथ रहिए। पबजी गेम का इम्पैक्ट जो है ये उसके मसाइल हैं, या कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि अंदरून में भी एक शख्स ने अपनी वालिदा पर हमला कर दिया, अटैक किया और उन्हें मर्डर करने की अटैम्प्ट की, मोहल्लेदारों ने बचाया। फिर बहुत सारी जगहों पे ये स्टोरीज़ रिपोर्ट होती रहती हैं कि बदकिस्मत लोग जो हैं वो अपने वालिदैन को जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो इसमें पबजी का कमाल कितना है, या ये बिहेवियर का टिल्ट है जो किसी भी जगह, जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा मोहब्बत में भी खुदकुशी कर लेता है, एक बंदा पबजी खेलते हुए खुद को मार लेता है टास्क के तौर पर, तो दोनों का नतीजा सेम निकल रहा है। खैर, इस पे कानूनी मामला क्या कहते हैं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिन अमूर पर इन्वेस्टिगेशन की गई है वो मामला किधर खड़े हैं, चूँकि मोहल्लेदारों से पूछे तो वो कहते हैं कि ये बड़े इनोसेंट बच्चे थे, और अगर बच्चे बड़े इनोसेंट थे तो ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची, और ख़ास तौर पर जैन जो है उसके बिहेवियर में ये इबनॉर्मलिटी जो है वो कैसे पता ना चली। इसी हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी क्या फाइंडिंग्स है अब तक, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बेसिकली ये पबजी की वजह से ही मर्डर हुआ, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से। ये बच्चा जो था बड़ा आइसोलेटेड था, एफएससी इसने की हुई थी, नॉर्मल स्कोर था, लेकिन चूँकि एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट थी पबजी के अंदर। ये इसकी माँ जो है वो एक बेवा है खातून, जो 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं जिनको वो पाल रही थी, और इसने इसके लिए एक बाहर दाखिले के लिए फ़ीस भी पे की, काफ़ी हैफ्टी 60 लाख के करीब। रशिया में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए फ़ीस पे की इसी बच्चे की, अली जैन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये बच्चा जो था जब पबजी खेलता था और उसमें शिकस्त खाता था तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता था। जब ये उसकी फीलिंग्स आती थी तो ये आइसोलेट हो जाता था, किसी से बात नहीं करता था। मोहल्लेदार जो हैं वो भी इसके यही कहते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं था। सो मच सो कि मैंने उससे पूछा कि लास्ट टाइम मतलब जो है वो जुमे की नमाज़ तुमने कब पढ़ी थी, तो वो कहता है कि साल पहले मैंने कोई शायद जुमे की नमाज़ पढ़ी। सोशल ही नहीं था, सोशल बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल किसी तरह का भी ना भाइयों से भी बातचीत और बहनों से बातचीत बहुत कम करता था। ये जो फ्रस्ट्रेशन थी उसके अंदर होती थी जब वो डिफ़ीट ख़ास तौर पे होती थी ना पबजी के अंदर उसको, तो वो जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन होती थी, फील करता था। उसी रात जिस रात ये मर्डर हुए, लेट नाइट ये जब पबजी खेल के फ़ारग हुआ, इसकी वालिदा जो थी एक पेशेंट को देखा उसने, और 1:30 बजे के करीब वो फ्री हुई और 2 बजे वो सो गई। उस दौरान में ये भी जाग रहा था, दूसरे कमरे में ही साथ मुल्का कमरे में सो रहा था। उसने रात को जब ये पबजी उसी में हारा है तो उसमें इसने अपनी वालिदा के कमरे से अलमारी से पिस्टल निकाली, जो कि इसको पता था कि हमारे घर में एक पिस्टल है, और उसी पिस्टल से इसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी वालिदा की चेहरे पर गद्दी रखी ताकि आवाज़ ना आए, और उसके ऊपर रख के इसने चेहरे पे फायर किया, तो जिससे उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। उस फायर की आवाज़ से उसकी साथ एक बड़ी
छोटी जो बहन है वो खड़ी हुई, वो सो रही थी, वो भी उठी तो इसने उसको भी फायर मारा। फिर एक सोई हुई बहन थी छोटी सबसे कायनात, उसको इसने फायर मारा, उसको भी मार दिया। तीनों एक ही बेड पे थे। उसके बाद फिर ये दूसरे कमरे से इसका भाई जो है फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर आया, तो वो दरवाजे के अंदर उसने इसको एंगेज किया। इसको देख के वो डर के भागने की कोशिश की, इसने पीछे से उस पर भी फायर किया और वो भी वहीं पे गिर के मर गया। तो ये चारों जो मर्डर हैं ये अनफॉर्चुनेटली इसी अली जैन ने किए। और ये जो मुहर्रक है इसके पीछे वो पबजी की फ्रस्ट्रेशन है हारने की वजह से। अच्छा, इसमें जो हमारी लीगल साइड होगी उसने तो खेलना है सारा मुकदमा आपके एविडेंस पे। जी ओके, अब एविडेंस वाइज क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ये तो अदालत में एडमिसिबल नहीं होगी, तो इसमें एविडेंस जो आप दो तीन किस्म की एविडेंसेस हैं। एक तो हमारा जो क्राइम सीन था उसकी ब्लड ट्रेल ऊपर को जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ ब्लड ट्रेल नहीं जाती है, अंदर से बाहर की तरफ ब्लड ट्रेल नहीं जाती। मीन्स ये कि क्राइम सीन आपका कंटेंड है उसी हाउस के अंदर, उससे बाहर नहीं जा रहा, और वो हाउस के अंदर ओनली सर्वाइवर ये है, नंबर 1। नंबर 2, गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट इसका हुआ है। जब वो इंसान गन चलाता है तो उसके रेजिड्यू डिपॉजिट होता है उसकी स्किन पे, वो इसका टेस्ट हुआ और वो PFSA में गया हुआ है, उसका रिज़ल्ट वेटिंग है। वो रिज़ल्ट भी इसका आएगा और उसके बाद एक एविडेंस कलेक्ट होगी। नंबर 3, इसकी जो पिस्टल बरामद हुई है उसके जो हॉल थे उसकी भी पिस्टल एग्जामिनेशन जो है वो हमने भिजवाई हुई है PFSA में, तो उससे मैच करेगा तो वो फिर एक और एविडेंस होगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं। वैसे भी वो जो बुलेट होता है उसमें मार्क आता है, हाँ जी, बुलेट मार्क से वेपन कंपैरिजन से बुलेट मार्क से वो इंशाल्लाह हमें। इसका मतलब है कि आपका सारा एविडेंस जो है वो ए कैटेगरी है, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो तब आपको जरूरत पड़े जब आपके पास एविडेंस, क्योंकि इसमें विटनेस ही कोई नहीं है। आप देखिए ना कि बाहर से तो कोई विटनेस नहीं है, जो मारने वाला है वही उसी ने देखा है कि कैसे हुआ है। आपके जहन में ख्याल आया इनको इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि आपने तो इन्हें, पुलिस ने और आपने इन्हें लिया हुआ था प्रोटेक्शनल कंप्लेनेंट के तौर पे लिया हुआ के तौर पर, वैसे भी मेरे ख्याल प्रोटेक्शन के तौर पर कस्टडी में लिया हुआ था कि इन्हें कोई वो कातिल कोई नुकसान ना पहुंचाए कि वो तो बच्चे मार जाता है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही था। हुआ ये था कि हमारी डिफरेंट थ्योरीज थी शुरू में। क्राइम ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट है जिसमें हम एक थ्योरी बिल्ड करते हैं, उस थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उससे कि अगर एविडेंस सफिशेंट ना हो तो उसको हम रिबर्ट कर देते हैं, फिर नई थ्योरी को लेते हैं। इसमें हमारी ये थी पहले कंजेक्चर जो है क्राइम कंजेक्चर जिसको कह सकते हैं, वो ये था कि प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो सकता है। पहली थ्योरी ये थी जिस पे पुलिस ने काम किया। वो प्रॉपर्टी क्यों थी? क्योंकि इसकी एक घर LDA में अंडर कंस्ट्रक्शन है इस खातून का, और बहुत सारे घर और काफ़ी घर उसने किराए पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद जड़ावाला में भी इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इसकी ठीक थी। तो मीन्स हमें ये था कि हो सकता है पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी ले ली जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए बच गया अली जैन के, ये किसी और कमरे में सो रहा था या क्लिनिक में सो रहा था, तो मारने वाले को पता नहीं चला कि ये बच गया। एक थ्योरी ये थी। तो अब उसके बेनिफिशियरी कौन से हैं वो हमने रूल आउट किया आहिस्ता आहिस्ता, उनको शामिल तफ्तीश किया, उनको इंटेरोगेट किया और उनके एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए। वो इनसफिशेंट थे, उसके बाद ना मिला। उसके बाद क्योंकि एक क्राइम सीन का जो मेन एलिमेंट था वो ये था कि ये एक इंटरनल क्राइम सीन है, एक्सटर्नल क्राइम सीन नहीं है, क्योंकि CCTV फुटेज में किसी शख्स की दाखिले की शहादत मौसूल नहीं हुई, यानी कि अंदर घर के अंदर आने की या घर से बाहर जाने की कोई एविडेंस नहीं थी। तो वो हमने बड़ी सरप्राइजिंग था जी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के अंदर से ही। फिर हमने कहा कि शायद कोई चोर रास्ता है, कोई पीछे से आया है, कोई और इसी तरह का कोई रास्ता उसने यूज़ किया है, तो वो भी कोई नहीं मिला। उसके बाद एक थ्योरी ये थी क्राइम की कि शायद ये गैरत के नाम पे मर्डर हो सकता है इस खातून का, या किसी और वजह से कोई इसका, चूँकि साबका खामन था जिसने 2006 में इसको डिवोर्स दे दी थी, तो वो उसने एक नई शादी कर ली। लेकिन वो थ्योरी भी हमने उसको भी इंटेरोगेट किया और उसके ऊपर भी हमने काम किया, हस्बैंड को भी बुलाया, उनको भी बुलाया। और उसके बाद फिर जो उसके जो वर्शंस थे हमने उनको टेक्निकल डाटा से असेस किया, लेकिन वो उसके बावजूद वो भी थ्योरी हमें ख़त्म करनी पड़ी कि ये भी प्लॉजिबल नहीं रहा, सस्टेन नहीं हुई। उसके बाद फिर हमारी जो था कि जी क्राइम सीन इंटरनल है, ब्लड ट्रेल इंटरनल है और सर्वाइवर सिर्फ। थोड़ा सा अगर आप मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लड ट्रेल इंटरनल को एक्सप्लेन थोड़ा कर देंगे
तो उन्हें ज़्यादा बेहतर आपकी वो ये होता है कि नॉर्मली हम ब्लड ट्रेल उसको समझते हैं जो आपके फॉर एग्जांपल ब्लड नीचे गिरा हुआ है तो आपके पाँव को ब्लड लगा और उससे आप बाहर चले गए, ऐसी बात नहीं होती। ब्लड ट्रेल ये है कि स्प्लिंटर्स जो होते हैं जब फायर बंदा करता है, जब करीब से ख़ास तौर पे प्रॉक्सिमिटी से फायर होता है, करीब कुर्बत से फायर होता है, तो आपकी जो मरने वाला है उसकी डेड बॉडी से कुछ स्प्लिंटर निकल के मारने वाले के ऊपर गिरते हैं, उसको हम ब्लड ट्रेल कहते हैं। वो जब इंसान चलता है या भागता है क्राइम सीन करने के बाद तो वो नीचे फर्श पे गिरते जाते हैं, हम उसकी ट्रेल देखते हैं। गैर महसूस से होते हैं, वो गैर महसूस से होते हैं, आँख से नहीं देखा जा सकता। हाँ, उसको हम PFSS से देखते हैं, उनकी लैब देखती हैं। वो जब हम लैब देखते हैं तो वो उसका ब्लड ट्रेल जो था वो बाहर को नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता, यानी कि वो बाउंड्री के अंदर ही रहा। तो वो थे हाँ, वो अंदर ही रहे, ब्लड के जितने वो अंदर ही रहे। और ब्लड में कुछ जैसे ब्रेन सेगमेंट है, अगर आप करीब से फायर मारते हैं तो ब्रेन बाहर आता है, और ब्रेन के सेगमेंट आए या आपकी बॉडी के सेगमेंट आपके ऊपर गिरे वो भी अंदर ही गिरे, तो बाहर गए नहीं, पार्ट ऑफ एविडेंस, विच इज़ एन एविडेंस ऑफ कोर्स। और उसको हमने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट किया है, उसको प्रिजर्व किया है, उसकी फोटोग्राफी की है, और उसका एक्सपर्ट जिसने उसको पिक किया उसके एविडेंस हमने रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो ये अच्छा, आपने 3 थेरियाँ बताई, अब चौथी पे क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर हमने जो फाइनल था, हमने जब ये सारी चीज़ें देखी कि ये इस दौरान किसी को ख्याल नहीं आया कि बच्चा इन्वेस्टिगेट करें? बच्चे को इन्वेस्टिगेट करने का इसलिए नहीं था क्योंकि वो हम समझ रहे थे कि ये स्टेट ऑफ शॉक में है बच्चा, और वो बच्चा जो है वो ओनली सर्वाइवर है अपनी बहनों भाइयों को, वो कैसे कर सकता है ऐसा, मतलब हम बहुत कम ऐसा ख्याल करते हैं। और दिखने में भी इनोसेंट है बड़ा। हाँ, बच्चा है, छोटा है, मतलब लाइक FSC की हुई है और छोटा है, तो उसमें फिर जब हमारे सारे एविडेंसेस जो हैं वो नीचे की तरफ अंदर घर के अंदर से इशारा कर रहे थे, तो फिर हमने इस बच्चे को इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान में इसकी एक्टिविटीज़ हमने ये आपने खुद किया? जी मैंने भी किया, और हमारे SPs ने भी किया, हमारी CIA की टीम ने भी किया। और उस इंटरव्यू में एक चीज़ ये रिवील हुई कि ये बच्चे की जो हमने ट्रैक की एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़, तो उसमें PUBG डोमिनेंट एक थीम नज़र आया हमें। तो PUBG एक वायलेंट गेम है, और उस दौरान हमने पता चला कि एक पिस्टल जो है इसके घर के अंदर से एक पिस्टल ख़ातून ने रखी हुई थी, क्योंकि 3 साल पहले इनके घर में चोरी हुई थी, तो इन्होंने एक पिस्टल रखी थी, ऑल्दो वो लाइसेंस नहीं थी लेकिन इनके घर पे थी। जब हमने घर की तलाशी ली तो वो पिस्टल नहीं थी। अब हमारे लिए एक बड़ा, आपको कैसे पता था कि पिस्टल होनी चाहिए? जब हमने इंटरव्यू लेने शुरू किए घर वालों के, तो उस दौरान में पता चला कि इनके घर में एक पिस्टल मौजूद थी। यानी जो मोहल्लेदार थे, जो उनके किराएदार थे, वो बताते थे कि इनके घर में चोरी हुई थी, उसके बाद बाजी ने पिस्टल अपने घर में रख ली। अच्छा, तो यानी कि किराएदारों ने ये बताया जी। तो उसके बाद फिर जब हमने उस पिस्टल को ढूंढा, जैन ने पिस्टल का जिक्र नहीं किया, तो जब हमने पिस्टल को ढूंढना शुरू किया तो पिस्टल ना मिली। अब दूसरी बात ये थी, नंबर 1 वाज PUBG, नंबर 2 मिसिंग पिस्टल, नंबर 3 क्राइम सीन ऑल वाज इंटरनल। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो फिर उनकी रोशनी में हमने इसको दोबारा इंटेरोगेट किया। तो उस इंटेरोगेशन में जब हमने पिस्टल तलाश की तो वो ना मिली। उसके बाद फिर सारी चीज़ें, ये सारी टीम्स की, मसलन आपने किया, दीगर SPs ने किया, जी CIA ने इंटरव्यू किया, जी, तो ये कड़ी सारे इंटरव्यूज़ में मिली या किसी एक बंदे ने बीच में से ये निकाली बात के ये मिसिंग लिंक है? ये जब हमारी थ्योरीज आहिस्ता आहिस्ता हमारी मीटिंग्स हो रही थी, और थ्योरीज एक एक करके हम उसको जो नॉन सस्टेनेबल थ्योरीज थी उनको साइड पे कर रहे थे क्राइम की, और जो सस्टेन हो रही थी उसको रख रहे थे। तो वो जब हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे थे तो उस दौरान में हमारी सबका एग्रीमेंट ये था कि ये इंटरनल सीन है। उसमें फिर हमारे एक्सपर्ट ने, हमने खुद पैनल की सूरत में इसका इंटरव्यू किया, अलग-अलग भी इंटरव्यूज़ किए। फिर इस दौरान में ये बच्चा जो था, हमने पहले जब इंटरव्यूज़ किए तो उसको बच्चे को हमने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जब हमने 2 इंटरव्यूज़ के बाद इसको छोड़ा तो ये बच्चा अपने फ़िरोज़वाला में, शेखुपुरा में किसी गांव में जाके बैठ गया छुप के, जैसे एक खौफ से बंदा बैठ जाता। तो मोबाइल चल रहा था? मोबाइल उसका बंद था, और जब उसकी खाला से पूछा गया तो वो उन्होंने कहा खाला का उसका वहाँ पे गांव है, शायद वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर हमने वहाँ से इस बच्चे को दोबारा जब पकड़ने के लिए हमारी टीम गई और वहाँ से इसको पिक किया तो ये ब्रेक कर गया कि जी मैंने। अच्छा, इसका मतलब है कि इसने ये फिसल भी सकता था हाथ से, कहीं ये निकल भी सकता था जी, निकल भी सकता, चांसेस थे, क्योंकि ये जाके गांव में बैठना और वो भी इतनी दूर गांव में बैठना, कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आती
क्योंकि ये खुद कंप्लेनेंट है केस में। तो जब हमने फिर फाइनली जब उसको पकड़ा तो वो हमारी जो थ्योरी थी कि यही पबजी का इन्फ्लुएंस की, तो वो उसने कन्फेस। अच्छा, जब आप पैनल इंटरव्यू कर रहे थे, आप भी उस पैनल में शामिल थे, तो आपके जहन में जो चल रहा था वो क्या था उस वक्त कि ये एक्सपोज हो रहा था उन सवालों के जवाब जी देते जी, हुए? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन थी। मसलन इसने एक स्टेटमेंट शुरू में रिकॉर्ड किया जो कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो ये था कि रात को मामा ने मुझे उठाया, मैं पहले सो गया था 8 बजे, और उसको बाद रात को मामा का कोई पेशेंट आना था, तो मामा ने कहा गाड़ी गर्म कर दें, क्योंकि इनकी गाड़ी थी तो वो गर्म थोड़ा सा टाइम लेती थी, तो मैं चाबी लेके गाड़ी गर्म करने के लिए चला गया। और पीछे से जब हमने मर्डर कर गया? नहीं, गाड़ी गर्म की, और जब हमने कॉन्ट्रडिक्शंस बता रहा हूँ, जब हमने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के ऊपर डस्ट थी और उसका जो कपड़ा था वो रिमूव नहीं हुआ था, जो कवर था। और जब मतलब है कि उस रात गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, किसी ने ड्राइव नहीं की, किसी ने स्टार्ट नहीं की, किसी ने गर्म नहीं की, किसी ने कपड़ा नहीं उतारा। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये कॉन्ट्रडिक्शन थी। फिर इसने कहा कि मैं 8 बजे सो गया था। जब वो हमने देखा, इसकी एक मुलाजमा से पूछा कि ये 8 बजे सोता है या नहीं सोता, उन्होंने कहा जी ये बच्चा जो था ना अली जान, ये लेट बहुत सोता था क्योंकि गेम खेलता था। तो ये एक दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बात तो उधर जो किराएदार हैं वो भी कंफर्म करते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता ही नहीं, मिलता जुलता नहीं था। अच्छा, तो वो लेट सोता था, तो ये पता चला कि ये लेट नाइट ये सोया ही नहीं। ये दूसरी एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन थी। फिर इसने कहा कि जी मेरी मामा के इसने इस मतलब मुख्तलिफ थे, लाइक इसने कहा कि जी मेरी मामा ने मुझे कहा कि मेरे पाँव दबा दें रात के टाइम पे, 8-9 बजे के करीब था ये बात। और वो हमने जब आसिया से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने कमरे में मौजूद था और उसके पाँव मैं दबा रही थी, जो खाला जो उसकी आसिया जो मुलाजमा थी इनकी। तो लिहाजा इसने इसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों ये ना मार सका? वो चले जाती है मुलाजमा जो थी वहाँ पे रोज़ काम करके चले जाती है रात को। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे थी नहीं। 10-11 बजे तक। हाँ, अगर वहाँ पे होती तो ये वो भी मर्डर हो जाती। अच्छा, इसके अलावा उसने जो बात चौंका देने वाली की, कोई आपके जहन में कोई और हो? वो यही थी कि जब मैं एक तो उसके वेपन्स की तमाम डिटेल्स पता है, यानी वेपन M16 जो है उसका क्या रोल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका इम्पैक्ट क्या है। इसी तरह स्नाइपर गन्स में कौन कौन सी काइंड्स हैं, शॉर्ट गन्स में कौन सी काइंड्स हैं, और इसी तरह जो है मतलब डिफरेंट हैंड गन्स जो हैं उसमें क्या होता है, और यानी आपकी टेलीस्कोपिक इम्पैक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है किसी, जैसे पबजी में सारी चीज़। ये पिस्टल को डील करना जानता था, चलाना भी जानता था? ऑफ कोर्स हमने इसको चेक किया है। जब इसको हम कर रहे थे असेस कर रहे थे तो इसको हमने पिस्टल दे के मॉक एक्सरसाइज की चेक की है, तो बाकायदा इसको कॉक करना और सारा कुछ करना इसको आता है ऑलरेडी। ये इसने कहाँ से सीखा हुआ है? ये घर में, चूँकि मैंने बताया पिस्टल भी थी, गेम्स भी करता था, तो ये पिस्टल को शायद आइसोलेशन में किसी वक्त जैसे गेम को इमिटेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हो सकता है ये उसको ट्राई करता रहा हो पहले। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहबा ने जो मेजर ब्लंडर किया, अगर पिस्टल घर में था तो उसे उन्होंने अपनी कस्टडी में नहीं रखा हुआ था सेफली, बच्चों की पहुंच में था वो। अलमारी के अंदर कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन ही न्यू कि ये कपड़ों के अंदर मौजूद है। इन्हें ये नहीं पता था? हाँ जी, नहीं पता था। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अब केस सुलझ गया पूरे तरीके से? जी जी, बिल्कुल, और रिजॉल्व हो गया। पूरी एविडेंसेस हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। एसएसपी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। वो वाकया ज़रूर देखिए जिसमें एक माँ के ऊपर बेटे ने कातिलाना हमला किया था और माँ सरवाइव कर गई थी, और प्रोग्राम तमाशा की टीम ने उनका जाके इंटरव्यू किया था। वो ज़रा देखिए प्लीज़। ये बस वो उस्मान को क्या होता है, उसने मेरे ये मार दिया, अल्लाह जाने क्या मारा। तो ये हाँ बेटे, पहले भी इस तरह होता था, मारते थे वो? पहले हाँ कभी कभी मैं, लेकिन ऐसी ये कंडीशन नहीं हुई। अपने वो के सामने मारते था, उसके वो कहते छोड़ो बच्चा है माफ़ कर दो, ये कंडीशन नहीं होती थी। मुझ पर रहम कर दो, अल्लाह के खातिर मुझे अपने साथ ले चलो, राइट ले चले अपने। नहीं, आपको साथ ले जाते हैं? अब यहीं पर? नहीं, आपको इधर नहीं रहने देंगे।
नहीं रहना चाहिए। हाँ, इधर नहीं रहने देंगे आपको, मैं किधर जाऊँ? आपको बेहतर जगह रखते हैं, अच्छा, बेहतर जगह ले जाए, मैं आपकी बड़ी एहसान बनाऊंगी। जहाँ वो बच्चा ना आपका है ना। हाँ हाँ, ऐसी जगह ले चलो। किस बात पे लड़ाई हुई, क्या हुआ, क्या था? हाँ, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही खाने पे क्या करने कहने लगा और पटकने लगा, बस ऐसे ही बेबात पे होने लगता है गुस्सा। हाँ हाँ बेटे, आपने तो बड़ा प्यार उसे दिया हमेशा, तो बहुत प्यार दिया, लेकिन प्यार का नतीजा ये निकल रहा है। देखो क्या करें, क्या करें। क्या पैसे पुसे मांगते थे आपसे? नहीं, पैसे तो नहीं, मैं हाँ मांग रहा था, पैसे थे भी नहीं। मैंने क्या मोहसिन आएगा वो देगा, उसके पास 25 कितने लाख है, वो देता ही नहीं, अल्लाह जाने। बस ये वाली बात हुई बेटे। हाँ हाँ। क्या, अस्सलाम वालेकुम जी, आप इधर ही रहते हैं जी? हम से आए हैं जी हमारे, तो इनका बेटे का कोई दोस्त है, उसने इनसे कोई पैसे ले गया है, उस बच्चे से ना, बच्चे से पैसे वगैरह ले गया, कोई 20-25 लाख रुपया बिजनेस के बहाने से, उसे नशे पे लगा दिया, गुटखा खिलाता है, उसे आउट हो गया, जब घर आता है इन्हें मारना शुरू कर देता है, ये बेचारी रोती हैं चिल्लाती हैं। बच्चे के साथ फ्रॉड हो गया? बच्चे के साथ फ्रॉड किया हुआ, दोस्त है उसका कोई, मोहसिन नाम है उसका। मुझे अपने साथ ले चल, मैं उसके पास दे रहनी। सड़क पे चल जाएंगी, जो मांगती रहेंगी, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कोई है ही नहीं इनके पास, बिल्कुल लवारस बेचारों बदल कर पड़ी हुई। अपने पास ले चले, अपने साथ आई समझ। मतलब वो तशद्दुद करता है। सजा दिलवानी मारने के कि नहीं, पूछे जरा। मुझे बताएं कि उस्मान को सजा होनी चाहिए, मारा आपको उसने? नहीं, सजा नहीं, सजा क्या होगी, तो वो क्या होगी कैसे पता सजा? चले उसे सजा? मारेंगे उसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बस जेल में रखेंगे, मारेंगे नहीं। जेल में कैसे रखेंगे, जेल से भी रखना उसके अच्छा, उसके साथ अच्छा ही हो। अल्लाह, मैं यहाँ अकेली तो नहीं रहनी, मेरे बेटे के साथ अच्छा ही हो। मेरा उसका बाप से बड़ा चाहता था, कहता था एक ही तो बेटा है, छोड़ो छोड़ो, क्या करे, छोड़ो छोड़ो में ये वक्त आ गया, ये देख ले। आई अल्लाह, आई 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 मेरे हाथ ना हिलाएं इसको, ड्रेसिंग हुई है आपके ना, सारी पट्टियाँ की हैं, हाँ। तो आप कहते हैं सजा ना मिले उसे? ना, नहीं, क्यों, आपके साथ इतना बुरा किया तो सजा क्यों ना मिले? नहीं। बुरा सजा क्या देंगे आप उसे, मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मारेंगे नहीं, बस जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा ना। जैसे आपकी वजह। हाँ, उसे खाना पीना तो खाना टाइम पे, हाँ बस सही है। कपड़े भी चेंज करेगा, नहाएगा भी, खाना भी खाएगा, हाँ बस सही लेकिन आपसे दूर रखेंगे ना। है। मुझे भी साथ रखेंगे? नहीं नहीं, आपसे दूर रखेंगे। हाँ सही है। आप कहाँ रखेंगे दूर? ये आप अलहदा रखेंगे, वो जेल में रहेगा ना। कहाँ, मुझे कहाँ रखेंगे? आपके लिए हुकूमत बंदोबस्त अच्छा सा कर रही है। अच्छा, जायदा नहीं रख रहे मुझे, ये जायदा मुझे नहीं रख रहे आप अपने पास। रख रहे नहीं, मैं भी इधर ही हूँ, आपके पास ही हूँ ना। अच्छा, आप रख लो बेटे मेरे पास है, मैं इस बेटे के पास पे भी रह रही हूँ। उस्मान के साथ रहना है आपने कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं जाना, मैं इस बेटे के पास पैसे भी रही हूँ, पहले भी रही हूँ, नहीं उस्मान के पास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हम आपको पहले भी कहते थे कि आप उसके खिलाफ कुछ बोलें, कहें, लेकिन आप कहती थी नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ रहूँगी। वो पहले भी करता था तशद्दुद, ठीक है, इनने कहना कि उनके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन करें, कहें, तो कहती थी कि नहीं ठीक है वो ठीक हो जाएगा। कल फाद सर ऐसा हुआ कि कल दरवाज़ा तोड़ के नहीं निकाला हमने, कल वो शाम 5 बजे से इन्हें मार रहा था और रात के 9 बज गए। तो 9 बजे जब शोर बहुत ज़्यादा, इनकी चीखों पुकार बाहर आने लगी, तो साथ नेबर्स भी आगे, साथ ही रहते हैं ये लोग आगे, तो जब ऊपर खिड़की के ऊपर चढ़ के देखा तो इनका सर फटा हुआ था, कट लगाए हुए थे छुरी से। तो उसे उस्मान को आवाज़ दी है, ऊपर आया खिड़की पे, तो उस्मान को बोला कि दरवाज़ा खोलो नीचे आके, कहता नहीं खोलूँगा। उसे फिर कहा कि दरवाज़ा खोलो, कहता नहीं खोलूँगा। तो डॉल्फिन आ गई, उन्होंने भी कहा कि आप दरवाज़ा खोलो, कहता नहीं खोलूँगा। तो कहता नहीं मेरा घर है, आप लोग जाएँ, मेरी माँ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं मारूँ, मैं कत्ल कर दूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैंने उसे कहा कि मैं क्या दरवाज़ा खोलो उस्मान, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। उसने नहीं दरवाज़ा खोला। तकरीबन ये मामला 1 घंटा चलता रहा, 8 से 9 बजे के दौरान। 9 बजे फिर मैंने साथ वाले भाई थे, उनके साथ मिल गया, फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के इन्हें बाहर निकाला। उस्मान को इतनी देर में थाना इस्लामपुरा की पुलिस आ चुकी हुई थी, उस्मान को उनके साथ भेजा है।
इन 1122 को बुलाया है, इनको फिर उनके साथ भेजा है, इस तरह इन्हें निकाला है कल रात। उसने पहले इनके बाल ट्रिम किए, फिर इनके सर पे फिर काट दी। लगाए। हाँ, ऐसा करा उसने, पहले जलाए फिर काट दिए मेरे बाल। हाँ पहले आग लगाई आपको? हाँ, पहले आग लगाई मेरे सर। आप सूरत देख रहे थे, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे मुदस्सर ततला साहब मौजूद हैं। मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एसएसपी साहब ने बताया कि उन्होंने कैसे कैसे पकड़ा, आप इस मामले को रिपोर्ट कर रहे थे, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं और जो पुलिस की तहकीक है वो कहाँ तक पहुँची आपके नज़दीक? जी, पुलिस इस वाक़े पे भी तफ्तीश कर रही है। मुलज़म आपको एसएसपी ने बता दिया है कि क्या उसके कदो खाल हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे लगता नहीं था कि ये लड़का इस तरह क्रिमिनल है। ये बिल्कुल शरीफ था। और सबसे अहम बात यह है कि पबजी गेम जो है ना, उसने हमारी सोसाइटी को तबाह कर दिया। ये पहला वाक़या नहीं है फायद साहब, मैं आपको बताऊँ, अब तक एक साल में पबजी गेम में 15 अफराद कत्ल हो चुके हैं। 15 अफराद, ये बड़ा फिक्र है पबजी, सिर्फ पबजी गेम में लाहौर में। बाकी पंजाब में इससे भी ज़्यादा कत्ल हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले जो अभी रिसेंटली मार्च में नवाकोट में इस तरह का वाक़या पेश आया था। नवाकोट में इस तरह का वाक़या पेश आया था और नवाकोट में जो मुलज़म था उसने फायरिंग की थी। फायरिंग के नतीजे में उसकी बहन हलाक होगी, एक उसका भाई हलाक हो गया, एक जो दोस्त था जो गली में खड़ा हुआ जो उसको मना कर रहा था वो हलाक हो गया। ठीक है, 3 जो है नवाकोट में हलाक हुए। इससे पहले रायविंड में इस तरह का पबजी जो है लड़के आपस में गेम खेलते थे। दोस्त था अता, उसका दोस्त आगे हसन था, उसने उसको ब्लॉक किया, उसने उसको अगवा किया, रायविंड से अगवा किया। पहले उसको नानकाना ले गया, 3 दोस्त उसके साथ थे, वहाँ पर बदफिली का निशाना बनाया और उसके बाद शेखुपुरा में ले जाकर उसको कत्ल किया और 3-4 बाद उसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है, ये तो रिसेंटली वाक़या, क्योंकि बहुत पुराने वाक़या नहीं। तो ये देखें 2020 में सीसीपी लाहौर थे जुल्फ़कार हमीद साहब, उन्होंने लिखा था पंजाब हुकूमत को और आईजी पंजाब को कि पबजी गेम ब्लॉक की जाए। लेकिन अब देखें 2022 आ गया, पबजी गेम अभी भी चल रही है, हलाकतों का सिलसिला जारी है। ठीक है, और अब फिर आज आईजी पंजाब ने पंजाब हुकूमत को लिखा है और सीसीपी लाहौर भी लिख रहे हैं पंजाब हुकूमत को और साथ आईजी पंजाब को कि पबजी गेम ब्लॉक की जाए। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि जैसे ही कोई बड़ा वाक़या पे आता है ना, तो फिर हम बड़ा इस पर एक्शन लेते हैं कि इसको ब्लॉक किया जाएगा, इसको ये किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही इसमें डस्ट कम होगी, शोरगुल कम होगा, मीडिया हाईलाइट कम हो जाएगी, तो कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई हुकूमती इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वाक़या जो है ना ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अब देखें ये कितना बड़ा वाक़या है। ये हमारी सोसाइटी का आलमी है कि एक बच्चा घर से उठता है, पिस्तौल उठाता है और सारे घर वालों को कत्ल कर देता है और वो अकेला बच्चा 7 करोड़ की जायदाद का मालिक है। अब उसके रिश्तेदारों की नज़र है इनकी जायदाद पे कि हम इसकी जायदाद पे हथियार लें, इस पर कब्जा कर लें। वो तो बच्चा चला गया उधर, अब जायदाद का वारिस कोई भी नहीं है, ये सिर्फ बच्चा ही है। और बच्चा भी अब नॉर्मल हो गया है, उसको आप देख लें वो लगता है जैसे कोई बात ही नहीं कर सकता, वो वैसे ही सख्ते में चला गया। तो ये हालात हैं फाज साहब, आप देख लें। और जो है अब देखें, अब लड़का जेल में चला गया, उसकी जायदाद कहाँ जाएगी? 7 करोड़ की जायदाद थी, लेडी डॉक्टर थी। और जैसे एसएसपी साहब बता रही थी कि उसको ऑस्ट्रेलिया में उसकी वालदा भिजवा रही थी, उसको पबजी से मना करती थी। लेकिन ये पबजी नशा ही ऐसा है कि जो है वो बच्चे इससे बाज ही नहीं आते। जब आप बच्चों को मना करेंगे वो पिस्तौल लेके आपको मारना शुरू कर देंगे। अब बच्चे की आपने गुफ्तगू सुनी, जो बच्चे के जो अतराफ़ी बयान है, वो ये कह रहा था कि मैं तो इसलिए उनको फायर मारा था पबजी गेम के नशे में कि मुझे लगता था कि सुबह उठ जाएंगे जैसे पबजी गेम में उठ जाते। तो ये देखे हैं, उसको पता ही नहीं था कि मैं फायर मारूंगा और ये मर जाएंगे। इतना उसमें नशे में सुबह उसको जब उसने पुलिस आई है, यानी वो हकीकत में और ख्वाब में कोई फ़र्क नहीं कर पा रहा। बिल्कुल वो पबजी का नशा जो है ना, नशा ये नहीं है कि ये बच्चे भी खेल रहे हैं। ये जो नवाकोट का मैंने वाक़या का जिक्र किया है ना, ये बच्चा नहीं था, इसकी तो बीवी थी। बीवी नाराज़ होकर चली गई पबजी गेम खेलने की वजह से, सारा दिन पबजी गेम खेलता रहता था और खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, बीवी नाराज़ होकर चली गई। इसी पहले पबजी का नशा था, कुछ बीवी के नाराज़ होने का गुस्सा था, वो उसने अपने बहन भाइयों पर और दोस्त पे निकाल दिया। तो देखें आप कितनी और कत्ल गारत होनी है पबजी गेम की वजह से। क्या हुकूमत क्या देख रही है, इसको क्यों बैन नहीं करती? इसमें कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं? ये टास्क इसमें
गेम ही कोई ऐसी है, कोई नशा ही ऐसा है, मैं तो इससे दूर हूँ। से मैं सीधा बताऊँ, मैं ना इस गेम को देखता हूँ ना, मैं इसके पास गया हूँ, लेकिन जो खेलते हैं वो बताते हैं कि जी ये कोई अलग ही गेम का नशा है, जैसे आइस का नशा है, जो बाकी जो जिन चीज़ों के नशे हैं, ये नशे की तरह ये भी गेम है। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जो चीज़ पहले 2 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी, ये अभी तक चल रही है। ये 3 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी। पता नहीं ये हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे या हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं जो बैठे हुए हैं असम्बलियों में, वो हर ये करारदाद जमा होगी है जी पंजाब असम्बली में। ओ भाई, कानून क्यों नहीं बनाते, इसको बैन क्यों नहीं करते? करारदादों से क्या होता है? पॉइंट स्कोरिंग हो रही है हर जगह पे बैठ के, जो जहाँ पे बैठा है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी चलते हैं जी, जो माहिर नफ्सियात हैं उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि पबजी का इम्पैक्ट जो है वो फूल जैसे बच्चों के जो ज़हन हैं उन पर क्या है, और क्या इम्पैक्ट है, क्या नकूश पबजी बच्चों पर छोड़ती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। सोसाइटी का जो सबसे भयानक चेहरा आपको उस वक्त दिखाई देता है जब रिपोर्ट हो जाए कि किसी ने अपने वालिदैन को मार दिया और ब्लड रिलेशन में बच्चों ने मार दिया। वो सोसाइटी की जो ये सेंटिमेंट है सफाकी वाला, ये आपके दिल को दहला देता है और शायद आप फिर कुछ सोच नहीं पाते, और शायद फिर इसकी वजह भी नहीं मिलती, शायद फिर ये भी मालूम नहीं होता कि कौन सी वजूहात थी तो ये हो गया, शायद जिन हालात में ये हुआ होगा वो हालात क्या होंगे। उन हालात को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो ताकि क्लू मिल सके, तदारुक किया जा सके, बचा जा सके, समझाया जा सके, सिखाया जा सके, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जैन ने किया। कान्हा में अपनी डॉक्टर वालदा को कत्ल किया, अपनी 2 बहनों को कत्ल किया, एक भाई को कत्ल किया। रिपोर्टेडली अब तक जो पुलिस का क्लेम है उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि ये कोई पबजी गेम जो है उसके खेलने का नतीजा था। पबजी का इम्पैक्ट क्या है, पबजी खेलने वाले लोग जो हैं वो इतने वाइल्ड क्यों हैं, और जो टास्क उन्हें मिल रहे होते हैं ऑनलाइन सर्वर के ज़रिए वो कितने हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए, और बैन लगाने से ये मसले हल होंगे या एजुकेट करने से ये मसले हल होंगे, या आप वाइल्ड बिहेवियर वाले बंदे को किस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिस घर में कोई बंदा थोड़ा सा आपको लगता है कि उसका बिहेवियर बाकी इंसानों से मुख्तलिफ है, पूरा ख़ानदान ट्राई कर ले, उसका बिहेवियर नहीं बदल पाता, वो टेंडेंसी नहीं दूर कर पाता। आप उसे मेडिकेशन पे भी लेके जाते हैं। इसकी मिसाल एक आप नशे के आदी अफराद ले लें, आप जो मर्ज़ी करते रहते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, और आ जाके फिर वही सर्कल चल जाता है। इसी तरह बेशुमार मसाइल है। इसी वाक़े को समझने के लिए, ताकि कुछ समझ सकें कि ये हुआ क्या बेसिकली, और बच्चों का कौन सा बिहेवियर है जो वालिदैन को देखते ही अलार्मिंग हो जाना चाहिए, कॉन्शियस हो जाना चाहिए, डॉक्टर से रजू करना चाहिए, वो क्या बिहेवियर्स हैं बच्चों के। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ साहिबा इस वक्त बड़ी मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या आप तक पहुंचा होगा जी बिल्कुल, कि एक बच्चा जो है वो पबजी खेलता है और रिपोर्टेडली अभी तक जो पुलिस का क्लेम है, और उसने अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपने भाई को कत्ल कर दिया। क्या वजूहात हैं, पबजी का इम्पैक्ट इस तरह का क्यों है, और बतौर डॉक्टर, वो भी नफ्सियात को समझने वाले, आपका क्या इस पे आपका काम है और आपकी रिसर्च क्या कहती है? अच्छा जी, सबसे पहले कि हम बात करें इस वक्त पबजी की। पबजी अगर आपने ख़ुद भी इसको देखा हो, या एटलीस्ट जो इसको खेल रहे होते हैं लोग उनको देखा हो, तो ये वो गेम है जो एक वायलेंट गेम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई जा रही है, जिसमें वेपन्स का अनड्यू और ओपन यूज़ जो है वो दिखाया जा रहा है। जो चीज़ ह्यूमन साइकी को अट्रैक्ट करती है ना, वो बुराई और ऐसी चीज़ जो फैंटेसी से ओरिएंटेड होती है, फैंटेसी रिलेटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम हैं जो हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमें शायद उस तरह का माहौल नहीं मिलता। ये पबजी की गेम और इस तरह की और बहुत सी गेम्स जो हैं, ये इस किस्म की एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही होती हैं जो कहीं पे बच्चे विजुलाइज करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। अब चूंकि उनको मोबाइल्स के थ्रू और डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू इस तक एक्सेस मिल चुकी है, इसलिए उनकी ये इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जब ये इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो लर्न कर रहे हैं, उससे उसको सीख रहे हैं। तशद्दुद करने के तरीके क्या हैं, तशद्दुद करने के लिए किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने दिफा के लिए क्या किया जा सकता है, और अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। यही सब कुछ है जो इस गेम में दिखाया जा रहा है। हमारे जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इस सारी डिजिटल गेम से, तो उनकी वो इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके अंदर ये चीज़ आती जाती है कि दे लर्न सो मच आउट ऑफ इट एंड देन दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट वेर एवर इट सीम्स फिजिबल टू देम। जहाँ पे उनको लगता है कि आसान है वहाँ पे कर सकते हैं। अब बच्चे जो हैं उनका ज़्यादातर एक्सपोजर, ज़्यादातर इंटरेक्शन किससे होता है? अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्लेदारों से, ठीक है, या अपने स्कूल में रहने वाले जो लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि वो अपने उस एग्रेशन को निकाल सकते हैं, वो उस एग्रेशन को वहाँ पे शो करते हैं। इस केस में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें चूंकि बच्चा जो है उसका हो सकता है हिडन एग्रेशन कोई और रीज़न हो, कोई और बात हो, लेकिन चूंकि उसको अपने सामने अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन नज़र आए और उनके ऊपर उसको लगा कि मैं एग्रेशन जो है वो उस तरीके से निकाल सकता हूँ जिस तरह मैंने गेम में सीखा है, तो अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट जो है वो इस तरीके से हमारे सामने नजर डॉक्टर साहबा, वो क्या स्टेज है, वो एहसासात की और सोचों की वो क्या स्टेज है कि जिसमें आप अपने रियल जो सोसाइटी के लोग हैं और जो रियलिज्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी एक गेम की तरह समझना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपको ख्वाब और हकीकत में कोई फ़र्क ना नज़र आए, आपको यही लगे कि ये भी इट्स पार्ट ऑफ गेम, और आप उसे गेम की तरह ही आप, एक तो आपकी जो आपने बड़ी सॉलिड बात की कि ये कोई हिडन एग्रेशन था जिसकी तकमील के लिए उन्होंने ऐसे किया जी। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब वो इम्यून इतना हो चुका है गेम का कि उसे ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, वो यही समझ रहा है कि ये भी पार्ट ऑफ गेम है और इसका एंड भी कोई गेम जैसा ही शायद होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस एज में जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन जिस हद तक एक्टिव होता है और जिस तरह की सिचुएशंस को वो देखते हैं, जिस तरह की सिनेरियोस को वो देखते हैं, उससे वो असर लेते हैं। एक बच्चा जब अपने दिन के ज़्यादातर औकात में इस एक गेम की तरफ ही रुझान ज़्यादा हो रहा है, उसने अपना खाना पीना, दोस्तों से मिलना, बाहर आना जाना, अपनी हाइजीन का ख्याल करना, सब कुछ भूला बैठा है और वो मुकम्मल तौर पे उस गेम के अंदर अपना इंटरेस्ट ले रहा है और उसको खेल रहा है। उसके साथ उन लोगों की कंपनी भी जो है जो और इसी फोरम पे खेल रहे हैं और आपस में वो आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं कि व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट यू कैन डू। तो वो जो चीज़ उस सिचुएशन में निकल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन और वायलेंस ही है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही है। इस वजह से जब बहुत ज़्यादा देर तक आप अपने दिमाग को इस चीज़ में एंगेज रखेंगे, कहते हैं ना सोबत का असर पड़ता है, तो जब ये सोबत जो है ये ज़्यादातर आप उसमें एंगेज होंगे तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ लर्न करते जाएंगे। और ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई डी रियलाइजेशन हो जाती है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फैंटेसी, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियलिटी। लेकिन चूंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में इस हद तक आ चुके होते हैं कि वो वाकई वो ओरिएंटेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली वो फैंटेसी में रहने की वजह से उन कैरेक्टर्स को वही फैंटेसी के कैरेक्टर्स ही फील करते हैं और उसके साथ वो इस तरह की वाक़यात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा है तो उसकी वालिदा जो है वो PhD स्कॉलर हों या वो माहिर नफ्सियात हों या वो सेक्रेटरी में उन्होंने कुछ किया हो। अब हो सकता है उसकी वालिदा बिल्कुल एक दिन भी स्कूल ना गई हों, बिल्कुल, और वालिद भी ना गए हों, बिल्कुल सही बात। अब तालीम का एक्सपोजर ना हो और एक गिफ्ट ऑफ गॉड होता है कि आपको खुदा ताला की तरफ से अता होती है कि आप थोड़े से बिहेवियर्स को समझना, जज करना शुरू कर। आप फ़र्ज़ करें वो फैमिली वाइज भी ब्लैंक है, अब वो बच्चों की हल्की फुल्की डिस्ट्रैक्शन या उनकी आदात में जो इबनॉर्मलिटीज़ हैं या अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं वो कैसे डिटेक्ट करें, क्या करें? वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लिटरेसी रेट कहाँ पे है इस वक्त, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग हैं जो नफ्सियात को जानते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नफ्सियात को जानने से या उसको पढ़ने से या PhD डॉक्टर बनने से ही आप लोगों के बिहेवियर्स को जज कर सकते हैं या उनको सीख सकते हैं। बेसिकली तरबियत का बहुत असर होता है इस चीज़ में। आपको याद होगा हमारे ज़माने में जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती थी वो हमें बिठा के कहानियाँ और किस्से सुनाया करती थी, और फिर कहानी किस्से सुनाने के बाद आखिर में मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होता है वो ज़रूर शेयर करती थी। हम लोगों ने तो यही सीखा है, हम लोग पैदाइश से तो नफ्सियात को नहीं पढ़ते आए और अब भी हमारे पेरेंट्स यही करते हैं। बेसिकली इस चीज़ की कमी है, पेरेंट्स और बच्चे आपस में टाइम स्पेंड नहीं करते, दे डोंट हैव क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, जिसमें पेरेंट्स बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा सकें। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मदर्स आर बिजी इन देयर किचन एंड एवरीथिंग, फादर्स जो हैं वो जॉब पे बिजी हैं, बच्चे जो हैं उनके हाथ में गैजेट्स एंड दे आर लर्निंग थ्रू दिस थिंग जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। जब क्वालिटी टाइम नहीं होगा, जिसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बच्चे अपनी आइसोलेशन में पलते बढ़ते रहेंगे और माँ बाप जो है वो अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे। आपका क्वेश्चन ये था कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो एक प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक अनपढ़ माँ बाप जो हैं वो भी अगर अपने बच्चे के लिए कंसर्न्ड हैं और उसके ऊपर सिर्फ नज़र रख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की ज़हनी हालत किस तरह की है। आम तौर पे ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा जो ड्रामेटिक चेंज आता है उनके अंदर वो ये कि दे आर डिस्टेंट फ्रॉम एवरीबडी, वो अपने घर में रहने वाले लोगों से ज़रा दूर होना शुरू हो जाएंगे, वो अपना ज़्यादातर टाइम आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाएंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्से का इजहार करेंगे। आम तौर पे अगर गुस्से का इजहार वो सिर्फ चीखों पुकार से करते हैं तो अब वो शायद वायलेंट होके करेंगे, वो चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, छोटे बड़े की तमीज़ भूल के किसी के साथ हाथ उठाने का जो काम है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी ज़ुबान जो है उसमें लफ्ज़ ऐसे वो बोलना शुरू कर देंगे जो कि फ़ाउल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे वो गेम्स में सीखते हैं। PUBG गेम्स में काफ़ी फ़ाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये तो हो गया एक वर्बल एक्सप्रेशन उनका। बिहेवियरल एक्सप्रेशन क्या होगा, उनका खाने पीने में इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाएगा, उनकी रात की नींद अपसेट होना शुरू हो जाएगी, वो बैठे बैठे ऐसे महसूस हो जैसे अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसको कहते हैं कि आप अपनी आप से बातें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है पेरेंट्स के लिए देखना कि बच्चा नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहा। अगर इस तरह की इंडिकेशंस हों तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो बच्चे की मज़ीद जो सुपरविजन और करें, जहाँ पे उनको लगे कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, डू टेक द चाइल्ड टू द साइकाइट्रिस्ट और द साइकोलॉजिस्ट। अब मैं जो सोसाइटी में को थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करने की हमारी टीम कोशिश करती है, तो उसमें जो पिक्चर हमारे सामने आती है उसमें बच्चे की जो दादी हैं वो टैब पे बैठी ड्रामे देख रही हैं, बच्चे की जो वालदा हैं उनके हाथ में मोबाइल है और बच्चा गोदी में रोता जा रहा है और घंटा घंटा रोता जा रहा है, लेकिन वो महव होके हैंड्स फ्री लगा के मज़े से। इनफैक्ट ये गोद में लेने वाले बच्चे जो हैं उनको भी बहुत, दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज़ एंड पोएम्स ऑन मोबाइल। उनके सामने वो लगाते तो वह झूमना शुरू कर देंगे और उसमें बिजी हो जाएंगे। आप खुद ही पॉइंट आउट करें कि सोसाइटी में इस वक्त क्या चल रहा है। तो दिस सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली, जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन एक बहुत भयानक नुकसान यही है कि हमारी यंगर जनरेशन जो है वो इससे तबाह हो रही है। अब बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते, अब कार्टून उन्हें लगा के दें तो खाते हैं। अच्छा, अब वो मोबाइल पे लगा दें तो बेस्ट है। कोई आपके पास, आप थोड़ा से बेहतर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो कोई LCD लगी है तो उस पर लगा दें मोस्टली, लेकिन मोबाइल पे बच्चों को वो खाना ही, उन्होंने फूड इनटेक नथी हो गया मोबाइल फ़ोन के साथ। अब घंटा उन्होंने नाश्ते में उसे यूज़ करना है, घंटा दोपहर के खाने में और घंटा रात के खाने में, ऐसे ही। अब इस सारी सूरत हाल में अब मैंने एक चीज़ और नोट की है, मैंने बहुत क्रिएटिव बच्चे देखे हैं जो रेगुलर गेम्स का यूज़ करते हैं और कार्टून वाले, क्योंकि उसमें बेसिकली तो अब आप आज भी टॉम एंड जेरी देखें तो जो क्रिएटिविटी की पीक है और जो पीक फ्लेवर है आपको उसमें नज़र आएगा। मतलब मैं उसे एक लम्हे के लिए रोक के ये नहीं सोच सकता कि डायरेक्टर अगले सीन में मुझे क्या दिखाने जा रहा है, इस कदर वो क्रिएटिव है और इस कदर शानदार है। लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट है वो भी मैं आप बता रहे हैं कि आइसोलेशन का आप शिकार। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, कोई भी नई इन्वेंशन है ना, कोई भी एक नई चीज़ जो किसी ने इन्वेंट की है, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एक गन है, सपोज़ एक वेपन है, कहने को आप कहते हैं जी बहुत नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन अपने मुफाद के लिए, अपने डिफेंस के लिए अगर आप उसको यूज़ करें तो आपके लिए तो फ़ायदा है। इसी तरह से ये जो गेम्स होती हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके नुकसानात हैं। मैंने इनफैक्ट
कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम में ये भी अपनी बात कन्वे की थी थ्रू माय रिसर्च कि जो गेम्स हैं उनके जितने नुकसानात हैं उसी तरह उसके फ़वाइद भी हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जिसको कहते हैं कि मसाइल में से कैसे निकलना है, उसकी पावर स्ट्रांग होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है, उसकी ऐसी बहुत सी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं जो स्ट्रांग होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नुकसानात ही हैं पबजी के फ़वाइद भी बहुत हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आप कितना टाइम इस पे कंज्यूम कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बहुत बड़े लेवल पे की गई है, 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप 24 घंटे में अपनी टाइम जो है वो गेम पे ज़्यादा लगा रहे हैं तो इट इज़ हैज़र्डस टू योर मेंटल हेल्थ। एक बात मुझे और समझ नहीं आ बहुत सारा सोसाइटी में रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं कि एक बंदा है, उसने मोहब्बत में खुदकुशी कर ली, ठीक है जी, अब महबूबा ना मिलने पे खुदकुशी हो गई या लड़की ने कर ली। अब मुझे ये बताइए कि जो पबजी खेल रहा है उसका नतीजा, बहुत सारों ने खुद को मारा, उसका नतीजा, और जो मुब्तला इश्क हो गया उसका नतीजा, दोनों का नतीजा सेम निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टेंडेंसीज हैं बिहेवियर की। इसमें देखें कॉमन फैक्टर क्या होता है, हर चीज़ में जहाँ पे आप अपनी जान खुद अपने हाथों से लेते हैं ना, वहाँ पे एक कॉमन फैक्टर होता है, वो है मसाइल से ना निकलने की ताकत, ख्वाहिश हो लेकिन ताकत ना हो, भी इवन एग्जैक्टली, और हालात का मुकाबला ना करने की सकत। जो गिव अप करता है, 2 चीज़ें होती हैं किसी सिचुएशन में से निकलने की, एक को कहते हैं फाइट, दूसरे को कहते हैं फ्लाइट। फाइट वो करते हैं जो मुकाबला करते हैं, फ्लाइट वो करते हैं जो हार मान लेते हैं। तो बेसिकली जिस चीज़ में आप सुसाइडल देख रहे हैं टेंडेंसी, वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ है कि दे जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। अब वो चाहे वो गेम प्लेयर है वो सुसाइड कर रहा है, या इश्क में नाकाम आशिक जो है वो सुसाइड कर रहा है, रीज़न यही है कि दे हैव गिवन अप ऑन देयर ओन स्टांस। इसी से आपके सवाल से आपने जो एक्सप्लेन किया उससे एक और बात, एक बच्चा है वो अपने कार्ड्स जो है अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखता है, पता ही नहीं चलने देता आपको, मिस्टीरियस है तो, और चेहरे से बड़ा सोबर आपको लगेगा और पता नहीं चलेगा कि अंदर तलातुम बपा है या कोई ऐसा, ठीक है जी। अब आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि ऐसे करेक्टर को डिटेक्ट कैसे करें कि ये फ्लाइट लेने वाला है या फाइट करने वाला है? कहने को जो लोग चेहरे से बहुत सोबर नज़र आएंगे और एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, उनके अंदर एक तूफ़ान बरपा हुआ होता है। बात ये होती है कि उस तूफ़ान को निकालना कैसे, उनका कैथारसिस कैसे करवाना है। अगर एक इंसान इंट्रोवर्ट है जो ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो उसके और बहुत से तरीके होते हैं ऑब्ज़र्व करने के। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वर्बलाइज ही करेगा, उसके बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उस पूरी सिचुएशन में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसको आप अपनी तरफ से एक जिसको कहते हैं ना रेपो बिल्ड करके उसको एक मौका दे सकते हैं कि वो आप पे एतमाद करे और आपके साथ कुछ बात को शेयर करे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान जो बिल्कुल ही गुमसुम हो, म्यूट हो, बात ना करता हो, उसके साथ आप बात करें तो वो आपको अपना स्टांस क्लियर ना करे या अपने दिल की बात जो है वो शेयर ना करे। ज़रूरी है ये रीज़न आइडियलाइज़ करना, निकालना, और आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो ही प्राइम फोकस होते हैं इस सिनारियो में, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो ये चीज़ किसी तरह से मैनेज कर पाते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे वो प्रोफेशनल गाइडेंस लें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मगज़मारी करते रहें बच्चे के साथ और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आपको ज़रूरत है फिर, क्योंकि ऐसे बच्चे हो सकता है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ या किसी इंसान के साथ जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनको लगता हो कि मेरे बारे में जजमेंटल नहीं होगा। इसमें एक और ब्रैकेट लगा लें, ये हम उन फैमिलीज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं जिनके रोटी मुश्किल से पूरी होती है, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं करना है, कुछ करना है तो हाँ ऐसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आम तौर पे जो हमारी एक मिथ है ना कि जी शायद जो लोग अपनी रोटी भी पूरा नहीं कर सकते उनके बच्चे जो हैं उनमें इंट्रोवर्टिज़म ज़्यादा होगा। उनमें इंट्रोवर्टिज़म इतना नहीं होता बिकॉज वो बचपन से ही, पहले दिन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे उनको हर तरह के बंदे से मिलना है, मिलाना है, सोशलाइज होना है। उनमें जो टेंडेंसीज होती हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ की ज़्यादा होती हैं। दे आर मोर इनटू क्राइम्स, दे आर मोर इनटू हर्टिंग पीपल, वायलेंस में। तो वो इंट्रोवर्ट कम होंगे, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा होंगी। उनका तो फिर और तरीके से आप दोनों तरीकों में एबनॉर्मल बिहेवियर तो आ गया ना। एबनॉर्मेलिटी तो बहुत टाइप की हो सकती है, बहुत टाइप। तो इसका ये मतलब हुआ कि पेरेंट्स जो हैं वो इसको जज करें, और बेहतर जज वही हैं, वो अगर ख्याल नहीं करेंगे तो बात फिर हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर बिस्मा साहिबा जी मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। और बिहेवियर की इबनॉर्मेलिटी जो है उसको सबसे पहला जज पेरेंट्स ने करना है। और अगर पेरेंट्स सारा सारा दिन औलाद को टाइम नहीं देंगे और ख़ुद कमाई के पीछे भागते रहेंगे और एट द एंड औलाद जो है उसे आप एजुकेट भी कर रहे होंगे, लेकिन जो ज़हनी नशो-नुमा की उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकी होगी, तो उसमें फिर यही हालात निकलेंगे। आप ज़रूर देखें बच्चे आपके क्या करते हैं, उनकी आदत मॉनिटर ज़रूर करें। इबनॉर्मल बिहेवियर की सूरत में आप उसका तदारुक करें, उनका इलाज करवाएं और उन्हें हकारत से डांटने की बजाय या हर वक्त उन्हें तानाज़नी करने की बजाय बड़े शफ़क़त से और बड़े प्यार से इस मसलों से निकला जा सकता है। लेकिन अलविया है उस ख़ानदान के लिए जो ख़ानदान जो है ज़ैन के हाथों कत्ल हो गया, जो अभी तक पुलिस का क्लेम है। खुदा करे कि नेक्स्ट ऐसा कोई फेज़ हमें देखने को ना मिले। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।